साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं वेद प्रकाश साइकोलॉजी आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। साइकोलॉजी के परिचय के टॉपिक के साथ मनोविज्ञान का परिचय हमारा मेन टॉपिक है और शुरुआत भी साइकोलॉजी किसी टॉपिक से होती है। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप राजस्थान मेरिट मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न राज्यों में आयोजित की जाने वाली कोई भी पात्रता परीक्षा हो, और चाहे आप राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये टॉपिक सब में काम आएगा और सब में आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है। हमारा शुरुआती टॉपिक है मनोविज्ञान का परिचय। साथियों, ये जो विषय है जिसको मनोविज्ञान कहते हैं, इस मनोविज्ञान विषय का जो शब्द है मनोविज्ञान, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। हम विषय की बात नहीं कर रहे, हम केवल इस शब्द की बात कर रहे हैं जो मैंने आपके सामने लिखा है। जैसे सूर्य उदय लिखते हैं, सूर्य उदय, इसका अर्थ होता है सूर्य का उदय। ठीक वैसे ही मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ हमसे कई बार पूछा जा चुका है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। अभी मैं विषय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस शब्द की बात कर रहा हूं। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। ये जो विषय है काफी प्राचीन काल से चला आ रहा है। ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि मनोविज्ञान का जो समय है, यानी मनोविज्ञान की जो शुरुआत है, वो वेदों के समय से चली आ रही है। और श्रीमद् भगवद गीता में एक ऐसी साइकोलॉजी का हमने उदाहरण देखा है जिसमें एक व्यक्ति अपने ही परिवार के लोगों को कुटुंबीजन और परिवार के जनों के द्वारा ही आपस में लड़वा देता है, मरवा देता है। अब मेरी बात समझ पा रहे होंगे। श्री कृष्ण भगवान की बात कर रहा हूं मैं। श्रीमद् भगवद गीता में साइकोलॉजी की सबसे बड़ी झलक दिखाई देती है, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं स्वीकार करते क्योंकि उसके एविडेंस नहीं है, उसके प्रमाण नहीं है कि साइकोलॉजी का उपयोग हो रहा था, नहीं हो रहा था। लेकिन व्यवहारिक रूप में आप देखेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने बहुत बड़ी साइकोलॉजी का ही उपयोग किया था। वेदों के समय से चली आ रही है, ऐसा हम पढ़ते जरूर है, लेकिन वास्तव में हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो हमको ये प्रमाण मिलते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। प्राचीन काल में दर्शन शास्त्र विषय था, अभी भी है। दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी जिसको हम बोलते थे मानसिक दर्शन शास्त्र। मानसिक दर्शन शास्त्र अप्रत्यक्ष रूप में इस मानसिक दर्शन शास्त्र को ही मनोविज्ञान माना जाता था। सन 1590 में एक विद्वान हुए जिनका नाम है रुडोल्फ गोयकल, और रुडोल्फ गोयकल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया को मनोविज्ञान के क्षेत्र में लिखी जाने वाली पहली पुस्तक माना जाता है। रुडोल्फ गोयकल ने इस साइकोलॉजिया पुस्तक में पहली बार मनोविज्ञान शब्द का उल्लेख किया था, मनोविज्ञान शब्द का उपयोग किया था। अब 1590 का मतलब 16वीं सदी। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस विषय को प्राचीन काल में दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मानसिक दर्शन शास्त्र हम समझते थे, उसी विषय को 16वीं सदी में रुडोल्फ गोयकल की पुस्तक में जैसे ही नाम आता है, हम 16वीं सदी से उसे कहने लग गए मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से। और दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु। इसीलिए स्वाभाविक रूप में दर्शन शास्त्र के जनक अरस्तु को ही मनोविज्ञान का जनक भी मान लिया जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है और दर्शन शास्त्र के जनक के रूप में अरस्तु को स्वीकार किया जाता है। इसीलिए मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम अरस्तु को स्वीकार करते हैं। अब अरस्तु मनोविज्ञान के जनक हैं, ऐसा हमें किसने बताया? तो हमें बताने वाले थे केलर, क्योंकि हम तो थे नहीं ना उस समय। इसलिए मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से, और दर्शन शास्त्र के जनक है अरस्तु। इसलिए केलर महोदय कहते हैं मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। लेकिन तभी दूसरे विद्वान आ जाते हैं, और दूसरे विद्वान में नाम आ जाता है कॉलसनिक का। क्या कहते हैं? कॉलसनिक। कॉलसनिक कहते हैं मनोविज्ञान का संबंध है आत्मा से, और आत्मा के बारे में सबसे पहले बताने वाले विद्वान का नाम है प्लेटो। मनोविज्ञान का संबंध किससे है शुरुआती समय में? आत्मा से। अब प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान का संबंध शुरुआती समय में आत्मा से ही क्यों?
डायरेक्ट मन मस्तिष्क का कह देते, चेतना का कह देते, व्यवहार का कह देते तो हमें सहूलियत हो जाती, कम पढ़ना पड़ता। लेकिन शुरुआती समय में माना गया कि मनोविज्ञान का संबंध आत्मा से है, और हम जब फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे मनोविज्ञान का विकास क्रम में तो हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का संबंध आत्मा से, अर्थात आत्मा का अध्ययन करता है। ये 16वीं सदी की अवधारणा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन ही क्यों माना गया। साथियों, जैसे हमारी उत्पत्ति हमारे माता पिता से हुई है और माता पिता के गुणों से हम प्रभावित हैं, माता पिता के जैसे भी गुण हैं उनसे हम पूरी तरह प्रभावित हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने माता पिता से उत्पन्न हुए, उनके गुणों से हम प्रभावित हैं, ठीक वैसे ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है दर्शन शास्त्र से। और दर्शन शास्त्र जब बना था तब से लेकर आज तक दार्शनिकों के अध्ययन, मनन और चिंतन का एकमात्र केंद्र बिंदु है आत्मा। चूंकि आत्मा अमूर्त होती है, आत्मा के बारे में हम आज तक जान नहीं सके हैं, दार्शनिक आज भी लगातार इससे संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन का मुख्य विषय है आत्मा। इसीलिए स्वाभाविक रूप में जब मनोविज्ञान आगे बढ़ा तो मनोविज्ञान के पास खुद के अध्ययन के लिए कोई विषय ही नहीं था। इसीलिए उसने अपने जन्मदात्री विषय के विषय को ही अपना अध्ययन विषय बना लिया और हम लोग पढ़ने लगे मनोविज्ञान का संबंध आत्मा से है। इसीलिए कौन सा ने कहते हैं आत्मा के बारे में सबसे पहले बताया प्लेटो ने, आत्मा और शरीर का आपस में क्या संबंध है। आत्मा और शरीर, आत्मा से मतलब वो आत्मा नहीं सफेद साड़ी बाल खोले और मोमबत्ती हाथ में, गुमनाम है, कोई बदनाम है, कोई खिड़की पड़पड़ा रही है, पर्दे पड़पड़ा रहे, वो वाली आत्मा नहीं। आत्मा से मतलब वो चेतन तत्व जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे, समझ पा रहे हैं। और जिस दिन ये चेतन तत्व निकल जाएगा उस दिन ये शरीर असहाय अवस्था में पड़ा रहेगा। वो आत्मा जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, वो चेतन तत्व, उसकी जानकारी आज तक हमें नहीं हुई। तो कॉल्सनिक कहते हैं आत्मा का शरीर से क्या संबंध है, शरीर और आत्मा एक दूसरे पर कैसे निर्भर है, ये सारी जानकारी हमें सबसे पहले प्लेटो ने दी है। इसीलिए मनोविज्ञान के जनक अरस्तु नहीं है, मनोविज्ञान के जनक है प्लेटो। अब यहाँ पे आपको नाम मेंशन माइंड रखना पड़ेगा कि केलर के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या कॉल्सनिक के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, और अगर किसी का नाम दिया हुआ नहीं है तो हमारा आंसर होगा मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। मेरा कहने का तात्पर्य है प्रश्न कैसे भी आ जाए बच के नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो सामान्य पूछेगा मनोविज्ञान के जनक कौन है तो अरस्तु, कॉल्सनिक के अनुसार पूछेगा तो प्लेटो, केलर के अनुसार पूछेगा तो भी अरस्तु। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, इसीलिए मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम अरस्तु को स्वीकार करते हैं। मनोविज्ञान के वास्तविक पिता रूसो को माना जाता है, वास्तविक पिता रूसो। इसके अलावा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी एक शाखा है मनोविज्ञान की, उसके जनक के रूप में विलियम वुंड को जाना जाता है। ये सारी बातें हम आगे जैसे जैसे स्टेप बढ़ेगा हम उसमें करेंगे। ये हमारा शुरुआती स्टेप था जिसमें हमको पढ़ना होता है मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई है और कैसे कैसे ये आगे बढ़ा है। मनोविज्ञान के विकास क्रम की जब हम बात करते हैं तो मनोविज्ञान के विकास क्रम में पहला स्टेप हमें पढ़ने को मिलता है मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है। 16वीं सदी में ये बात कही गई, 16वीं सदी की अवधारणा है। ये कहा गया मनोविज्ञान का संबंध आत्मा से है और मनोविज्ञान आत्मा से संबंधित है, ऐसा कहने वालों में दार्शनिकों के नाम आते हैं। और कौन कौन से दार्शनिक इस मत का समर्थन करते हैं उसमें 3 महत्वपूर्ण नाम है, अरस्तु, प्लेटो और देकार्त। कई जगह हम देकार्त को डेकार्टे भी पढ़ लेते हैं, जैसे युंग को जुंग पढ़ लेते हैं, ठीक वैसे देकार्त को डेकार्टे भी पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, 16वीं सदी की अवधारणा है। अरस्तु प्लेटो देकार्त की अवधारणा है। अरस्तु प्लेटो देकार्त ने इस बात पर बल दिया कि मनोविज्ञान का संबंध आत्मा से होता है। लेकिन आपको भी पता है मनोविज्ञान के पीछे जुड़ा हुआ है विज्ञान, और विज्ञान जहां पे जुड़ता है वहां पर आपको अपनी बात को प्रूव करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। मनोविज्ञान के पीछे विज्ञान जुड़ा होने की वजह से दूसरे लोगों ने इस पर सवाल उठाए इस मत पर कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन कैसे है, इसे स्पष्ट करो। तो उन्होंने इनसे कुछ प्रश्न पूछे कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन क्यों है, इसे स्पष्ट करो। उन्होंने पूछा आत्मा कैसी होती है वो बताओ, पहली बात। फिर उन्होंने पूछा आत्मा का रंग रूप क्या होता है, आत्मा की आकृति कैसी है, आत्मा की बनावट, संरचना, ढांचा।
और पूरे शरीर में कहां निवास करती है उसे स्पष्ट करो। अब ये जो समर्थक है अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट के महान दार्शनिक, क्योंकि आत्मा तो अमूर्त होती है और काल्पनिक होती है। हमने सिर्फ सुना है कि आत्मा नाम का कोई तत्व होता है जो हमें जीवित रखता है और आत्मा की वजह से इस शरीर का भी महत्व है। आत्मा ना हो तो शरीर का महत्व भी नष्ट हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो आत्मा अमूर्त होती है, काल्पनिक होती है। अब ये ठहरे बड़े और महान दार्शनिक। अब अगर ये बिना लॉजिक की कोई बात करते हैं तो लोग इनकी विद्वता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, इसीलिए इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और मनोविज्ञान के पीछे जुड़ा हुआ है विज्ञान। आप जो भी कह रहे हैं आपको उस बात को सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, तो मैं पत्थर फेंकूं, किसी बच्चे को उछालूं, किसी फल को फेंकूं, वो वापस आएगा। ठीक वैसे ही आपको यहाँ प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन ये बता नहीं सके। क्यों नहीं बता सके? क्योंकि आत्मा अमूर्त है और काल्पनिक है, इसीलिए इस मत का क्या हो गया? खंडन। और खंडनकर्ता के रूप में यहाँ पर एक नाम आता है। जिस व्यक्ति ने इस मत का खंडन किया उस व्यक्ति का नाम है J.S. रॉस। हम मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ रहे हैं। आत्मा का अध्ययन 16वीं सदी की अवधारणा है। इसके समर्थक हैं अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट। और जब इन्होंने कहा मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है तो इनसे पूछा गया आत्मा कैसी होती है, आत्मा का रंग रूप, आकृति, बनावट, स्वभाव, संरचना, ढांचा, वजन और पूरे शरीर में कहां निवास करती है उसे स्पष्ट कीजिए। पर ये बता नहीं सके, बता ना सके। क्यों? क्योंकि कारण था आत्मा तो अमूर्त होती है और आत्मा काल्पनिक होती है। इसीलिए इस मत का क्या हो गया? खंडन। और खंडनकर्ता कौन थे? J.S. रॉस। ये पहला कारण था कि आत्मा अमूर्त है, काल्पनिक है, इसलिए ये इस मत का खंडन कर दिया हमने। दूसरा लॉजिक इस मत को खंडित करने का शब्दों के आधार पर, विषय के नाम के आधार पर है। कैसे है देखिए। साइकोलॉजी, ये जो शब्द है, अच्छा बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी और साइकोलॉजी के जो भी टीचर आते हैं वो पहले लाइन ही यहाँ से शुरू करते हैं। साइकोलॉजी ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ऐसे ऐसे तरह। मेरे हिसाब से वो लॉजिक ठीक नहीं है, तरीका सही नहीं है। हमें, मेरी आदत है जहां पर जो चीज जिसकी डिमांड है वहीं पे वो चीज पेश की जाए। आत्मा का अध्ययन है, एक हमने कारण पढ़ा, आत्मा मूर्त होती है, काल्पनिक होती है। दूसरा कारण इस मत के खंडित होने का, साइकोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के, वैसे 2014 में सेकंड ग्रेड में राजस्थान में लैटिन भाषा करके पूछा हुआ प्रश्न है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है, साइके प्लस लोगस। ये स्पेलिंग पूछी थी, आप पुराने पेपर देखेंगे, ये स्पेलिंग आई थी और बहुत ही सरल प्रश्न था पर बहुत कंफ्यूजन हुआ बच्चों को। साइके प्लस लोगस में साइके का अर्थ होता है सोल और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। साइके का अर्थ है सोल, सोल मतलब आत्मा और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। हमने दोनों को जोड़ दिया और ये बन गया आत्मा का अध्ययन। ठीक है, ये बन गया आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगस। साइके का अर्थ है सोल, लोगस का अर्थ है स्टडी, सोल का अर्थ है आत्मा और स्टडी का मतलब अध्ययन। हमने दोनों को जोड़ दिया, ये बन जाता है आत्मा का अध्ययन। ये बातें हम पढ़ रहे 16वीं सदी की। आगे चल के विद्वान की एंट्री हो जाती है और विद्वान का नाम है डॉक्टर गैरेट। डॉक्टर गैरेट की पुस्तक का नाम आपने सुना होगा, द ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स इन साइकोलॉजी। डॉक्टर गैरेट कहते हैं 16वीं सदी तक, इनकी कोटेशन है, 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को निर्विवाद रूप से आत्मा के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया गया, परंतु जैसे ही लोगस का अर्थ साइंस लगाया गया, साइंस हो गया, मतलब अब हम इसको अध्ययन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आत्मा का विज्ञान। जैसे ही लोगस का अर्थ विज्ञान लगाया, आत्मा के अस्तित्व पर ताला लग गया, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, क्योंकि विज्ञान आत्मा को स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि डॉक्टर ने तो पूरी बॉडी का चेकअप किया हुआ है ना, डॉक्टर ने तो पूरी बॉडी देखी हुई है। पोस्टमार्टम करते समय या एमबीबीएस की पढ़ाई करते समय उनको तो कहीं आत्मा मिली नहीं, इसलिए वो इस बात को मानते नहीं कि आत्मा नाम का कोई तत्व होता है, वो इन चीजों को स्वीकार नहीं करते। और वैसे भी मैंने शुरू में ही कहा था इसके पीछे विज्ञान है, आपको प्रूव करना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं। अब ये आगे चल के लोगस का अर्थ बदल जाता है और ये अर्थ हो जाता है साइंस अर्थात विज्ञान। इसीलिए इस मत का क्या हो जाता है? खंडन। और इस तरह हम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन जो हमने 16वीं सदी में स्वीकार किया था उसे हम पूरी तरह से नकार देते हैं।
और इसके बाद अगला स्टेप आता है 17वीं सदी में, जिसमें कहा गया मनोविज्ञान का संबंध आत्मा से नहीं, मनोविज्ञान का संबंध होता है मन या मस्तिष्क से। विकास क्रम में दूसरा हम पढ़ते हैं चरण मन या मस्तिष्क का विज्ञान। कौन सी सदी की अवधारणा है? 17वीं सदी। 17वीं सदी में इन्होंने कहा मनोविज्ञान का संबंध मन या मस्तिष्क से है, ना कि आत्मा से। अब मनोविज्ञान का संबंध मन या मस्तिष्क से है, ऐसा कहने वालों में पैम्पानोजी का नाम आता है, और पैम्पानोजी इटली के रहने वाला है। इस मत को मानने वालों में अन्य समर्थक भी जुड़े हुए हैं जो पैम्पानोजी की बात का समर्थन करते हैं। और अन्य समर्थक कौन कौन से हैं? जॉन लॉक, थॉमस रीड, हॉब्स। जॉन लॉक, हॉब्स, इनको हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, बर्कली। ये सब कहते हैं मनोविज्ञान का संबंध आत्मा से नहीं है, मनोविज्ञान का संबंध मन या मस्तिष्क से है। इनके सामने फिर वही प्रश्न आ गया, मन या मस्तिष्क से कैसे है वो बताओ। तो इन्होंने एक लॉजिक दिया। लॉजिक क्या था देखिए, साइकोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है साइके और दूसरा है लोगस। अभी हमने पढ़ा था साइके का अर्थ होता है सोल, आत्मा। इन्होंने कहा साइके का अर्थ सोल नहीं होता, इन्होंने कहा साइके का अर्थ होता है माइंड और लोगस का अर्थ होता है साइंस। माइंड मतलब मन या मस्तिष्क, ये इनका लॉजिक है। जबकि हमसे पूछा जाए साइके का अर्थ क्या होता है तो हमको बताना है आत्मा। लेकिन इन चार और ये पांच, इन पांचों का नाम जोड़ करके पूछे या 17वीं सदी की अवधारणा के रूप में कुछ पूछे तो फिर हमको आत्मा नहीं बताना है, हमको बताना है मन या मस्तिष्क। और यहां हो गया विज्ञान। ठीक है, मन मस्तिष्क का विज्ञान है। इन्होंने इस तरह से प्रूव करने की कोशिश की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमसे पूछेगा साइके का अर्थ क्या होता है तो हमको बताना है आत्मा। और अगर इनमें से किसी का नाम देकर के पूछता है तो हमको आत्मा नहीं बताना है, फिर हमको करना है मन या मस्तिष्क। लेकिन इन्होंने कहा मन मस्तिष्क का विज्ञान है, लेकिन फिर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए, मन की संरचना बताओ। और ऐसा कहते हैं कि मन की चंचलता बहुत तीव्र है और जो बहुत चंचल है उसका अध्ययन किया जाना भी संभव नहीं। ठीक है, दूसरी बात मस्तिष्क का विज्ञान है। इन्होंने कहा, इनसे पूछा गया मस्तिष्क की संरचना की जानकारी तो है, लेकिन किसी के मस्तिष्क में चलने वाली बातों को देखकर कैसे जान सकते हैं वो समझाओ। क्योंकि चेतन अवस्था में रहकर व्यक्ति हमेशा ही बनावटी व्यवहार का प्रदर्शन भी कर सकता है। दूसरे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है और सामने क्या बोल रहा है, उस व्यवहार का अंतर हम कभी देखकर नहीं लगा सकते, उसके अंदाजे को हम पकड़ नहीं सकते, उस बात को हम कभी नहीं समझ सकते कि इसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है और बोल क्या रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मस्तिष्क में चलने वाली बातों को देखकर समझ जाएं तब तो हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मस्तिष्क में चल क्या रहा है और व्यक्ति बोल क्या रहा है हम उस भेद को नहीं पहचान पाते, इसलिए मस्तिष्क का विज्ञान भी नहीं है। अब मस्तिष्क में चलने वाली बातों को देखकर क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि हमारा मस्तिष्क है हरियाणा रोडवेज की डिस्प्ले नहीं है जिसके आगे लिखा रहता अलवर से नारनौल, अलवर से बहरोड, अलवर से जाने कहां कहां। अब डिस्प्ले होती है तो हम लोग ऐसे सोच रहे होते, सामने वाले हमारी बातों को पढ़ रहे होते हैं। जब आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, आप कहते सर थोड़ा बैक लाओ, मैं वापस सोचता वही बात, फिर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होती ना। इसीलिए मस्तिष्क का नहीं है, ना मन का है ना मस्तिष्क का है। इसका मतलब मन मस्तिष्क का विज्ञान भी नहीं है और इसको हमने क्या कर दिया, खंडन कर दिया।